नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। मुस्कुराते हुए आज हमारे चैनल पर बात करने वाले हैं संगम एज की। ये एज का मतलब क्या होता है, स्पेशली आज बात करेंगे साउथ इंडियन की हिस्ट्री के बारे में, है ना। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पोर्शन, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है इसके ऊपर। संगम एज क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। संगम लिटरेचर क्या है ये भी पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेगा संगम एज के बारे में बताओ। एंड आज हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ये टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में लास्ट पार्ट होने वाला है ये, यानी कि 4 पार्ट्स के अंदर इस पूरे सीरीज को यानी कि पोस्ट मौर्यन सीरीज को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज हम पहले बात करते हैं संगम काल की। संगम काल का मतलब, अगर हम जब भी किसी भी इतिहास को पढ़ना होता है या किसी भी जगह को पढ़ना होता है कि मुझे मान लो मुझे पढ़ना है अमेरिका के इतिहास को, मुझे पढ़ना है फ्रेंच क्या हिस्ट्री क्या रहा है, तो मैं उस कंट्री के या जिसका इतिहास मेरे को जानना है, मैं उसके सिंपल किसी लिटरेचर को या ऐसा कोई सोर्स जो मुझे उसके बारे में बताए, मैं सिंपल ये देखूंगा। सेम इसी तरीके से जब हम जानना चाहते हैं साउथ इंडिया के बारे में, तो हमको चाहिए साउथ इंडिया के बारे में एक ऐसा सोर्स जो हमें साउथ इंडिया के बारे में बताए। और इसी में एक सोर्स आता है संगम साहित्य, जिसको संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरा जो आपका काल होगा ये इसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, या संगम काल का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। संगम काल से पहले का जो एज हुआ करता था, जिसको हम मेसोलिथिक पीरियड कहते थे, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। पता है दोस्त हुआ क्या है ना कि हमारे साउथ इंडिया का जो पूरा हिस्ट्री है इसको इतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या इसको मतलब कि कवर किया गया है ना। लेकिन साउथ इंडिया के बारे में इतना ज़्यादा कवर नहीं मिलता है। फिर भी जो भी मिलता है वो संगम लिटरेचर एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम। तो संगम लिटरेचर से पहले का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर कहाँ पे, साउथ के अंदर मेसोलिथिक टाइम पीरियड यानी कि महापाषाण काल चल रहा था। इस काल के अंदर, महापाषाण काल के अंदर बता रहा हूँ, जब मेसोलिथिक टाइम पीरियड में बड़े बड़े पत्थरों को इसका काल था। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। आबादी से दूर जहाँ पर इंसान रहते थे, जहाँ पे लोगों का रेजिडेंट था, उससे दूर जो इंसान की डेथ हो जाती थी उसको दफनाकर बड़े बड़े पत्थरों से उनको कब्र बना दिया जाता था, इसलिए इसको महापाषाण काल भी कहा जाता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर खेती, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में की जाती थी, इसलिए इसकी एक ये खास फीचर है। यानी कि जब हम बात करते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की, तो इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं जो इस पूरे एरिया के हिस्ट्री को कवर करता है, ठीक है। संगम लिटरेचर जो है ये साउथ इंडिया के अर्ली जो हिस्ट्री है, शुरुआत की जो इतिहास है, इसके बारे में बताती है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका मेन फीचर्स क्या है, ताकि आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले स्टोन एक्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी इन सब का यूज करना, है ना। एंड ब्लेड टूल्स, अगर हम स्टोन इसकी बात करें, हम ब्लेड टूल्स की बात, ब्लेड टूल्स मतलब कुल्हाड़ी होगा जब हम गड्ढा खोदने के लिए यूँ करते हैं, देखा होगा आपने कभी। एंड स्टोन इज, जब इन सब चीज़ों का यूज साउथ इंडिया के अंदर जब यूज किया गया, तो यहाँ से दोस्तों हुआ ये कि सबसे पहले का जो टाइम पीरियड रहा उसके अंदर फीचर्स के अंदर आपको ये बताना होगा कि साउथ इंडिया में हमें इन सभी चीज़ के एविडेंस मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस समय क्या एग्रीकल्चर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था, इसलिए इसको मेगालिथिक कल्चर्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मेगालिथिक, महापाषाणिक या महापाषाण संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। एंड ये जो टाइम पीरियड है दोस्त, ये 1200 BC से लेकर 300 BC का टाइम पीरियड पूरा ये कवर करता है। तो आपको ये थोड़ा सा मतलब जो डेट सन वगैरह जब बीच में आती है तो पता होना चाहिए। यानी कि जो मेगालिथिक जो कल्चर है हमारा, ये 1200 BC से लेकर 300 BC तक चलता है। इस टाइम पीरियड के अंदर ब्लैक और रेड किसका, मिट्टी का यूज किया जाता था, ब्लैक और रेड मिट्टी का, और तमाम तरह के एग्रीकल्चर्स में भी अभी मतलब कि कस्टम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुआ ये, अगर मेसोलिथिक कल्चर्स की हम कुछ मेन प्लेसेस के नाम जाने तो इसमें ब्रह्मगिरी, ठीक है, मस्की जो कि कर्नाटका के अंदर है ना। एंड आदिचल्लानूर, ये जो आपको दिख रहा है नाम, ये तमिलनाडु के अंदर है। एंड दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान नाम जो रखना है
इन सब नाम को आपको ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा याद ही रहे, लेकिन ये 2-3 नाम बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा याद रखना होगा। कभी कभार 1 मार्क्स में MCQ में पूछ लेता है ये, ठीक है दोस्त। वो है जूना पानी, जो कि नागपुर के बिल्कुल पास ही है, जो कि नागपुर पता ना वो कहाँ आता है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग में मेन फीचर्स बता रहा हूँ साउथ इंडिया के, जब मेगालिथिक टाइम चल रहा था, ठीक है, जिसको मेसोलिथिक और पैसो, अगर आपने पढ़ा होगा तो मेसोलिथिक, न्यू मेसोलिथिक का टाइम पीरियड पढ़ा होगा आपने, उसी का टाइम जो मेन आपको दिख रहा है वो है आपका मेगालिथिक टाइम पीरियड। महापाषाणिक संस्कृति, जब पत्थरों का यूज करके क्या स्टोन्स के यानी कि टूल्स को बनाया जाता था, सिंपल। चलिए, एंड इस समय की जो सबसे मेन जो एक्टिविटी हुआ करती थी वो हुआ करती थी लैंड। क्या हुआ करती थी? यानी कि एग्रीकल्चर। लैंड्स को एज एग्रीकल्चर यूज किया जाता था। ये तो आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं संगम एज की। महापाषाणिक काल यानी कि जो मेगालिथिक जो अभी आपको मैंने कल्चर बताया, इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको संगम एज के नाम से जाना जाता है। हमारी इस वीडियो का मेन पर्पस आपको संगम एज के बारे में ही बताना है। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि संगम एज के पहले का वो टाइम पीरियड है, इसलिए हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं हम संगम एज के बारे में। संगम का मतलब क्या होता है, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। संगम, जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, एक जने की बात कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं सिंपल, सिंगल पर्सन। लेकिन ऐसे ही एक लोगों को मिलाकर 1, 2, 3, 4 यानी कि बहुत सारे लोगों को मिला के ग्रुप ऑफ द पीपल है, लोगों का समूह या ग्रुप ऑफ द पीपल, इसी को संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम। ऐसे कहते नहीं है ये गंगा, यमुना, सरस्वती अपने संगम पे मिल जाती है, यानी कि तीनों नदियाँ आकर एक जगह पे मिल जाती है, ऐसा कहते हैं ना। सेम इसी तरीके से तमाम तरीके के कवि जो पोइट्स वगैरह होते हैं, है ना, वो सभी लोग आकर एक जगह पे बैठे और उन्होंने कुछ पोइट्री दी, है ना, और साथ ही तमाम तरीके के जो लोगों के विचार थे उस समय के, उन्होंने एक चीज यानी क्या कहते हैं, बुक पे लिख डाला, एक बुक पे लिख डाला, है ना, उसी को संगम। संगम इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय जो टाइम पीरियड चल रहा है ये आपका डेक्कन और उसके बाद पूरा आपका साउथ का पूरा पार्ट कवर करता है। और इस समय पांडे, चोर, चेल है, सुनो जो नाम बता रहा हूँ, चोल, चेर, पांडे, इन 3 रूलर, इन 3 डायनेस्टी का शासन चलने वाला है। और इस टाइम जब संगम लिटरेचर को लिखा जा रहा है, इस समय पांडे, इस समय कौन? पांडे रूलर का शासन चल रहा है। और पांडे जो रूलर हैं उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के लीडरशिप के अंदर या उन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, सभी पोएट्स, जितने भी पोएट्स वगैरह होते हैं वो आपस में मिलते हैं, है ना, यानी कि पोएम्स इन तमिल, जिसको पांडे किंग्स के लीडरशिप के अंदर क्या लिखा गया, जो कि एक मीटिंग करी गई टुगेदर, यानी कि सभी लोगों ने मिलकर मीटिंग करी, इसलिए इसको संगम नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको संगम नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर कोई एक बंदा नहीं था, तमाम तरह के पोएट्स इसके अंदर आए हुए थे जो तमिल पोएट्स कहलाते हैं। और इन्होंने ही जो बुक लिखी उसको संगम लिटरेचर का नाम दिया गया। इस संगम लिटरेचर के अंदर लव और वॉर का बिल्कुल अच्छे तरीके से बारे में बताया गया है। लेकिन जो मेन जो इसका पर्पस है ना, उसमें तो बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन प्रेम और वॉर, प्रेम और वॉर समझ आ गया आप सभी को, यानी कि युद्ध के बारे में इसमें बताया गया। लव भी अच्छे से तरीके से समझाया गया इसके अंदर। एंड जो वॉर है आपका, जैसे किस तरीके से आपको मैंने बताया, चोल, चेर, पांडे, इन तीनों डायनेस्टी के बीच में आपस में वॉर होता रहता था कि कौन शक्तिशाली है, किसका सबसे ज़्यादा शासन होगा। जैसे कि अभी पांडे है, मैंने आपको बताया, आगे चल के फिर चोल है, फिर चेर है, तो इन सब में आपस में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। इसलिए वॉर के रूप में इसको बताया गया संगम लिटरेचर के अंदर, है ना। और इसी वॉर को, यानी कि जो लव और वॉर है, इसी को तमिल, ये जो आपको संगम लिटरेचर बता रहा हूँ, इसके अंदर इसको इत्तो दुगई नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इत्तो दुगई, है ना, ये आपको नाम दिख रहा होगा। इसी को इत्तो दुगई कहा गया है, लव एंड वॉर को संगम लिटरेचर के अंदर, इन तमिल में। किसमें? तमिल में ये कहा गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना इस नाम में। कभी कर क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में ये नाम पूछ लिया जाता है आपसे, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको ये पता होना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है पांडे किंग्स का, यानी कि जब ये संगम लिटरेचर को लिखा जा रहा है, तो संगम लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है लिखने का, वो कब से कब तक है? वो है दोस्त 300 BC से लेकर 300 AD तक, यानी कि 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक।
क्लियर है। चलिए ये भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एंड इसके अंदर सोसाइटी यानी संगम लिटरेचर जो है, इसके अंदर साउथ की पूरी सोसाइटी के बारे में बताया, किस तरीके से वहाँ पे सती प्रथा यानी कि सती कस्टम था, है ना, सोसाइटी में कैसे लोग थे, वर्ण सिस्टम था या नहीं था, इन सब के बारे में बताया गया है। एंड साथ ही रिलीजन के बारे में बताया गया है कि लोग किसकी पूजा करते थे, किसकी नहीं पूजा करते थे। एंड साथ ही उनके कल्चर्स के बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। और आर्यंस जो आर्यन थे उनके साथ इनके कैसे रिलेशन थे। आर्य जो आर्य लोग थे ना, जो क्या कहते हैं ना, सेंट्रल एशिया से एंड पहले रसिया के वेस्टर्न पार्ट से, फिर सेंट्रल एशिया में आए, फिर इंडिया में आ गए। तमाम तरह की एक थ्योरी भी है जो कि आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है, कि आर्यन इंडिया में कैसे आए। तो इस तरीके से संगम लिटरेचर का इंपॉर्टेंट ज़्यादा मतलब कि हो जाता है जब हमें साउथ इंडिया के बारे में कुछ भी पता करना हो, क्योंकि साउथ इंडिया के बारे में जब जानना है तो हमें संगम लिटरेचर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं तमिलम। इसका मतलब क्या हुआ? तमिलम का मतलब होता है कि जो तमिल एम्पायर, यानी कि एम्पायर मतलब यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि तमिल जो रीजन है ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने हिल्स सुना हो तिरुपति बालाजी का, गए हो कभी तिरुपति बालाजी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। तो तिरुपति का हिल यानी कि जो तिरुपति की पहाड़ी है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एरिया है पूरा ये तमिल एरिया में कवर होता है। मैंने बताया नहीं आपको, डेक्कन से लेके पूरा साउथ इंडिया पूरा कवर होता है ये, ठीक है, जिसको हम तमिलम के नाम से जानते हैं। आपके बुक्स में इस नाम को, या अगर आप पढ़ोगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो उसके अंदर आपको यही वर्ड आपको मिलेगा, ताकि एग्जाम्स के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आपको सभी बुक्स में जो जो वर्ड है आपको वो पता होना चाहिए। अब इस समय क्या होता था, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, सरदारों का, कबीलों के सरदारों का राज हुआ करता था। कबीलों के सरदार हुआ करते थे, अलग अलग जगह पे कबीलों के सरदार हुआ करते थे, जिनको दोस्तों चीफ टैनशिप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीफ टैनशिप कहा जाता था। और ये सिस्टम जो था, ये आपको जो सिस्टम बता रहा हूँ चीफ टैनशिप का, ये हेरेडिटरी सिस्टम था। हेरेडिटरी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब अगर उसका बाप मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, उसका बेटा मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा। और इसी तरीके से चोल, चेर, पांडे, इन तीनों डायनेस्टी का शासन चलता रहा। और ये तीनों ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, आपस में युद्ध वॉर करते रहे, है ना, जिसमें चोल्स एंड अगर मैं चोल्स की बात करूं तो ओरियर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। एंड अगर चेर की बात करूं तो चेर्स की कैपिटल हुआ करती थी वंजी, है ना, जो कि आज इस समय इसको तमिलनाडु में है, ये इसको करूर नाम से जाना जाता है। एंड पांडेस की बात करूं तो इनकी कैपिटल मदुरई हुआ करती थी। तो ये आपको नाम याद रखना है जो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो चोल्स, पांडेस और चेर यानी कि चोल, चेल, पांडे जो आपको बता रहा हूँ मैं, इन तीनों के बीच में आपस में स्ट्रगल यानी कि वॉर हुआ करता था, सिर्फ पावर, शक्ति के लिए, कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आई होप आपको यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब सबसे मेन जो हमारा पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। पॉइंट क्या है हमारा, कि पूरी जो साउथ इंडिया जो है हमारी, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जो है, जहाँ पे तमिलकम जो हमारा एरिया पूरा है, इसको टोटल 5 टिनेस में है। टिनेस का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये चीज़ ध्यान रखना, या तो टिनेस कह दें या इकोनॉमिक जोन्स कह दें। जैसे मैंने ये वर्ड बोला तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन तमिल के अंदर इसको टिनेस के नाम से जाना गया है। किस नाम से? टिनेस के नाम से इसको जाना गया है। टिनेस का मतलब होता है इकोनॉमिक जोन्स, और इकोनॉमिक जोन्स का मतलब होता है आर्थिक क्षेत्र, यानी कि किस जगह पे, समझ में आप सबको, यानी कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, उसको इकोनॉमिक या इको जोन्स या इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। जैसे कि आज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनी है चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, चाइना के अंदर बीजिंग हो गया, संघाई हो गया, तमाम तरह के क्षेत्र ऐसे होते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गया, तो तमाम तरह के ऐसे होते हैं। सेम इस समय भी क्या होता था, टिनेस बनाए गए थे, जिनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होते हैं चलिए पहले जानते हैं हम। एंड इसको 5 भाग में यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब मेन नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है वो आपको बताना है कुरिंजी। इसको कुरिंजी भी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। कुरिंजी सबसे पहला क्षेत्र था जो माउंटेन्स के लिए, अपनी पहाड़ी के लिए, एंड हिल ट्रैक्स के लिए, हिली ट्रैक्स यानी कि अपने पहाड़ों के लिए, माउंटेन्स के लिए फेमस था, ठीक। एंड दूसरा है मुलाई। मुलाई किसके लिए फेमस था? मुलाई दोस्तों था फॉरेस्ट एंड पास्चर के लिए, यानी कि जो चारा खिलाने के लिए अपने पशु उगाते हैं ना, उनके लिए। एंड फॉरेस्ट, जंगल झाड़ी यहाँ पे ज़्यादा हुआ करती थी। नेक्स्ट दोस्तों मरुदम।
मरुदम किसके लिए फेमस था? मरुदम था एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए फेमस था। यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करती थी, खेती बाड़ी यहाँ पे हुआ करती थी। नेक्स्ट होता है नीतल। जो नीतल का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? नीतल, तो नीतल जो प्लेस है ये लैंड्स बाय दी सी शोर, ये अपने समुद्र के रास्ते से ये लगा हुआ था, इसलिए ये फेमस था। जहाँ पे पोर्ट्स वगैरह, बंदरगाह वगैरह हुआ करते, जहाँ से ट्रेड होना काफ़ी आसान था। जैसे कि रोमन एम्पायर से ट्रेड हुआ करते थे इनके, अभी आगे पढ़ेंगे हम। एंड दोस्तों नेक्स्ट है पलाई। क्या नाम है? पलई। पलई बोलते थे इनको, या पल्लई भी इनको कहते थे। क्या कहते थे? पल्लई, है ना, हिंदी में पल्लई भी कहते हैं इसको। तो पल्लई जो है वो किसके लिए लैंड फेमस था? बिल्कुल ही ड्राई लैंड्स के लिए। यहाँ पे सूखा ज़्यादा था, है ना, एंड वेस्ट लैंड्स, बिल्कुल बंजर पड़ी भूमि, बिल्कुल वेस्ट भूमि जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो सकती थी, है ना, खराब भूमि थी, बंजर भूमि, जिसको ड्राई लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 प्रकार, यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था यहाँ की मेन इकोनॉमिक जोन्स को, जिनका अपने ही काम के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस था। तो आपको ये 5 नाम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। 5 भाग में जो डिवाइड किया गया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अलग से उठकर आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सोशल सिस्टम का। इस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, सोशल सिस्टम कैसे थी? अगर हम बात करें तो इस समय भी दोस्तों वर्ण सिस्टम होने का, वर्ण व्यवस्था जो वर्ण सिस्टम होती है ब्राह्मणों वाली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस समय साउथ के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट मिलता है देखने को। लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पे कि लोगों के बीच में हायर और लोअर रैंकिंग के, यानी कि रैंकिंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता हो कि मैं ऊंचा हूँ तो नीचा है, ऐसा यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है, उत्तर भारत के अंदर, कि किस तरीके से ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊपर समझा और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, मतलब कि सेकंड्स में ये निकाल दिए गए। ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से, उनके हेड से सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर भुजाओ शोल्डर से कौन? क्षत्रिय, फिर कमर से वैश्य, फिर सबसे फुट, यानी कि जो सबसे आपकी लेग है, मतलब आपके चरणों से, आपके तलवे से है, शूद्र को माना गया। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, ऐसा साउथ इंडिया में नहीं था। ये आपको बताना है। यहाँ पे हायर और लोअर रैंकिंग्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों का इंपॉर्टेंस सोसाइटी में ज़्यादा था। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो, दान दक्षिणा वगैरह तो ये सब था, है ना, लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता साउथ इंडिया के अंदर। एंड ऑक्यूपेशंस के बेस पे लोग डिवाइडेड थे। कुछ लोग आर्टिसियंस थे, है ना, साइल्ट मर्चेंट्स थे, एंड टेक्सटाइल मर्चेंट्स थे। तो तमाम तरह के लोग थे सोसाइटी के अंदर, ऑक्यूपेशंस के बेस पे बटे हुए थे, काम के बेस पे, नॉट कास्ट के बेस पे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या थी? कास्ट के बेस पे, धर्म के बेस पे, फिर तो बोर्न बर्थ के बेस पे, जन्म के आधार पे। भाई तू अगर कुर्मी में जन्म हुआ तो कुर्मी कहलाएगा, भाई तो या खुद में मान ले तो शूद्र है तो शूद्र में जन्म हुआ तो भाई तो शूद्र ही कहलाएगा, वैश्य में तो वैश्य कहलाएगा, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, ब्राह्मण तो ब्राह्मण कहलाएगा। नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा था ये डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिलता है ये। लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, यानी कि किस तरीके से लोग रहते थे, तो जो गरीब लोग हैं वो तो कहते नहीं है कि मड हंट्स में, यानी कि कहते मिट्टी की झोपड़ी में रहा करते थे। वो बहुत दयनीय स्थिति थी उनकी, वो उनके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो अमीर लोग, जिनके पास संपन्न लोग हैं, जैसे ब्राह्मण वगैरह लोग जो हो गए, है ना, यानी कि जिनके पास पैसा धन दौलत है, वो लोग पक्की ईंटों के हैं, ब्रिक्स के हाउस में रहा करते थे, ईंटों के मकानों में रहा करते थे। ठीक है, जो अमीर लोग हैं, एंड गरीब लोग मिट्टी की झोपड़ी में रहा करते थे। अगर आप देखोगे किस तरीके से कुछ गरीब लोग आज भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको सोशल सिस्टम का ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो कि ये सबसे पहली बार साउथ इंडिया में ही देखने को मिलता है। हुआ क्या? मान लो दोस्त, कभी भी आर्मी उस समय की जो आर्मी हुआ करती थी और वो वॉर कर रही है, और वॉर करते करते कोई भी जवान शहीद हो जाए, उस समय आर्मी का जो बंदा होता था, आर्मी का बंदा हम कह रहे हैं यहाँ पे, अब वॉर हीरोज थे भाई वो सब। तो अगर वो शहीद हो जाए, यानी कि दोस्त युद्ध लड़ते लड़ते मर जाए भाई, वो शहीद हो जाए वो, तो उनकी याद में मेमोरियल स्टोन्स के द्वारा एक मूर्ति उनकी बनाई जाती थी। इस तरीके से देख सकते हो आप, और उनकी लोगों के द्वारा पूजा भी की जाती थी। इसके एविडेंस हमें आज भी, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी सारे म्यूजियम्स में भी इन तरीके से मूर्तियों को रखा गया है।
और अगर आप न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाई है मैंने आपको, जिसको तमिलकम यानी जैसे तमिल वगैरह आता है वो पढ़ सकते हैं इसको। इस तरीके से इसमें लिखा भी गया है इस मूर्ति के बारे में भी जो मिला है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी एक फीचर्स है साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड अगर हम वुमेन्स की बात करें भाई, तो संगम पीरियड के अंदर वुमेन जो थी वो काफ़ी एजुकेटेड हुआ करती थी, महिला एजुकेटेड हुआ करती थी। इसके एविडेंस हमें वुमेन पोएट से मिलता है। काफ़ी वुमेन्स ऐसे थी जिन्होंने संगम लिटरेचर को लिखते टाइम अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो सबके सब वुमेन्स थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों थोड़ा बात करते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, कि जो वुमेन्स थी उनके काम धंधा नहीं था कि सिर्फ घर में ही चार दीवारी में रहना, नहीं। वुमेन्स दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी अपना काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती थी एज कम्पेयर टू, अगर हम ऐसा कहें तो नहीं कि जो मेल है वही करते थे सब कुछ, ऐसा नहीं था। मेल और फीमेल का पोर्शन काफ़ी इक्वल था और वो काफ़ी मतलब वुमेन्स एजुकेटेड थी इस मामले में। और साउथ इंडिया की वुमेन्स तो आज भी यार काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। केरला देख लो भाई, है कर्नाटका देख लो, बेंगलुरु देख लो, आज भी होते हैं ना एजुकेटेड। तो ये परंपरा, ये कस्टम्स, ये ट्रेडिशन तो पहले से ही चला आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो पेडी प्लांटेशन, पेडी मतलब धान की खेती करना, धान के उगाना, है ना। एंड कैटल रियरिंग, एंड दोस्तों बास्केट मेकिंग एंड स्पिनिंग, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी एक्टिविटी हुआ करती थी। बास्केट मतलब जैसे बाल्टी वगैरह बनाना, है ना, बाल्टी वगैरह बनाना। एंड स्पिनिंग मतलब धागा वगैरह बनाना, चरखा चला के गांधी जी का स्किल धागा बनाना, वही स्पिनिंग वगैरह यहाँ पे ज़्यादा हुआ करती थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन पेडी की यानी कि जो धान की खेती थी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। चलिए एंड एक सिस्टम यहाँ पे और था, सती सिस्टम। यहाँ पे सती व्यवस्था यानी कि जो सती सिस्टम है, सती कस्टम जो चला आ रहा था, ये साउथ सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी कुछ विडोज़ यानी कि कुछ विधवा महिलाएं मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है। लेकिन सती प्रथा को साउथ इंडिया के अंदर कुछ और नामों से जाना जाता है, जिसको दोस्तों तप्यादली, क्या कहते हैं उसको, हैं क्या कहते हैं इसको, तप्यादाल। सुना क्या सभी को? थोड़ा सा नाम अलग हुआ लेकिन आपको नाम याद रखना है टिप्यादल। क्या कहते हैं उसको? टिप्यादल। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, तिप्यादल, ठीक है, तिप्यादल। तिप्यादल के नाम से इसको जाना जाता है साउथ इंडिया के अंदर, जिसको हम सती प्रथा कहते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया के अंदर सभी वुमेन्स को अपने जो मान लो शादी प्रथा क्या था, अगर भाई आपके वुमेन्स के अगर है हस्बैंड की डेथ होगी तो उनके शादी जलना है, तो ये बहुत मतलब कि गलत सिस्टम था। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर विडोज़ यानी कि जो विधवा महिला है उनके जिंदा होने के प्रमाण मिलता है। इससे ये पता चलता है कि सभी महिला, ऐसा नहीं था कि वो क्या हो गए हैं अपने ही हस्बैंड के साथ जल के मतलब बस मर जाए, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो सती प्रथा का सिस्टम वहाँ पे यानी कि साउथ इंडिया में मिलता है, लेकिन विडोज़ यानी कि जो विधवा है उनको ये अधिकार था या तो वो जले मर जाए, और ऐसा कौन महिला चाहेगी, है ना। इसलिए साउथ इंडिया के अंदर विडोज़ एक एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे इस तरीके से महिलाओं को जिंदा नहीं जलाया जाता था। लेकिन जो विडोज़ यानी कि जो विधवा महिला हुआ करती थी उनके साथ कुछ तो द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। जैसे कि मान लो कि पार्टी फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड था, यानी कि वहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड। इसका मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड मतलब जाना निषेध था, जाना मना था, यानी कि विधवा महिला को किसी भी नए खुशियों में शामिल होने का अधिकार नहीं था, है। अब देख लो यार, कोई जिंदा इंसान इस तरीके से जिएगा तो मर के जीने से एक अलग ही मतलब क्या होता है यार। तो महिलाओं के साथ शुरुआत से ऐसा दोयम दर्जा का व्यवहार किया गया, तो हमारी सोसाइटी की यह खासियत रही है। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर बस ये चीज़ तो चलो ठीक था यार कि विधवा महिलाओं को साक्ष्य मिलते हैं, खैर मतलब कि उनको बेशक जिंदा जलाया तो नहीं गया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मिलता है यार, है ना, ये सब चीज़ें तो। चलिए एंड जब राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको बंद करने की मुहिम चलाई गई, है ना, तो विलियम बेंटिंग का साथ रहा इसके अंदर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। लेकिन ये कहते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर ये स्टार्टिंग से सती प्रथा तो था, लेकिन वहाँ पे विडोज़ को यानी कि जो विधवा महिला है उसको जलाया नहीं जाता था, उनकी मर्जी, ठीक है। चलिए, लेकिन हुआ ये था कि महिलाओं को आज तक वहाँ पे कोई एविडेंस ऐसे मिले नहीं है, इसलिए थोड़ा ही सिस्टम ठीक रहा वहाँ का। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, कि टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी यहाँ की। जब इसकी बात करते हैं हम तो एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट थी,
क्राफ्ट्स उद्योग के अंदर अपनी हाथ की कला, है ना, हैंडमेड कह सकते हो आप, ठीक है। एंड ट्रेड रोमन एम्पायर हुआ करती थी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड पैडी जो था, आपको मैंने बताया आपको दोस्तों कि जो धान है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सबसे ज़्यादा क्रॉप के रूप में इसी को ही उगाया जाता था, ठीक है। एंड जो पैडी है ये मीडियम ऑफ वाटर एक्सचेंज हुआ करता था, यानी कि मान लो कि मुझे किसी से कुछ और गुड्स लेना है और मेरे पास कुछ और है, तो हम पैडी के ही द्वारा एक्सचेंज करते थे, पैसा कॉइन्स के रूप में। पैसा तो आज की तरह इतने तो हुआ नहीं करते थे, तो उस समय धान के द्वारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, गुड्स के बदले में गुड्स लेना। तो ये एक्सचेंज पैडी के द्वारा ही, यानी कि दोस्तों धान के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। एंड इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर के लिए कोई बहुत यहाँ पे ना, मतलब जैसे कि डैम्स वगैरह हो गया या रिवर वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो एग्रीकल्चर सिस्टम इतना अच्छा था नहीं। इसलिए दोस्त हुआ ये कि टैंक्स और डैम्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं चोल किंग के लीडरशिप के अंदर। तो चोल किंग जो दोस्त, अगर आपने इनके बारे में सुना भी होगा, तो ये चोल किंग में काफ़ी फेमस रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। तो चोल किंग के अंदर है करिकाल का, आपने दोस्तों नाम सुना हो तो, करिकाल ने संगम एज के अंदर एक डैम बनाया था। कहाँ पे है? कावेरी जो रिवर है उसके ऊपर, जो भारत की यानी कि इंडिया की सबसे पहली डैम कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया था। ये एक एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, ये तो ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहला डैम कब और किसने बनाया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगम एज के अंदर चोल किंग करिकाल के द्वारा क्या हुआ, रिवर जो कावेरी है इसके ऊपर सबसे पहला डैम बनाया गया था, ताकि एग्रीकल्चर के लिए पानी की व्यवस्था, यानी कि पानी की वाटर सप्लाई का सिस्टम आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको करिकाल का नाम याद रखना है। चोल किंग हुआ करता था, संगम एज में इसने ही डैम बनाने का काम किया। किस पे है? किस रिवर पे? कावेरी पे। चलिए अब बात करते हैं हम कॉटन एंड जो सिल्क है, इसका उत्पादन, इसका प्रोडक्शन ये ज़्यादा किया करते थे, साथ ही इनका ट्रेड भी हुआ करता था, ठीक है। एंड सेल्ट के जो मर्चेंट्स है वो सेल्ट मैन्युफैक्चर ज़्यादा हुआ करता था यहाँ पे, और ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक्टिविटी मानी जाती थी इनकी। आपको पता है कि दोस्तों साउथ में समुद्र का, सी शोर का एरिया काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा सेल्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, नमक उत्पादन किया जाता था। और इसके भी हमें एविडेंस मिलते हैं कि रोमन वर्ल्ड के साथ, यानी कि रोमन एम्पायर के साथ इनके काफ़ी व्यापार, काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे, जिससे कि रोमन गोल्ड कोइंस साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थे। यानी कि साउथ इंडिया से जब ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर के, यानी कि रोमन एम्पायर में जब ट्रेड हुआ करता था, तो रोमन के जो गोल्ड है वो यहाँ पे आया करता था, और साउथ इंडिया से काली मिर्च वहाँ जाया करता था। तो देखो कितना अच्छा ट्रेड रिलेशन हुआ करता था, ठीक है। तो चेर के शासन काल के अंदर, अगर चेर की बात करें हम, जिनकी कैपिटल बंजी है, बंजी हुआ करती थी, जिसको आज हम करूर नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, जो कि सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, सुना है आप सभी को है? जो करूर जिसको आज कह रहे हैं, जो कि पहले बंजी थी, चेर शासन के अंदर इसको ट्रेड और क्राफ्ट का सेंटर कहा जाता था, और यहीं से रोमन एम्पायर के अंदर है काली मिर्च भेजा जाता था। और क्या, रोमन एम्पायर से साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारा सोना आया करता था। एक तरफ से कह सकते हो कि वहाँ से शिप के अंदर भर के सोने आया करती थी, सोना गोल्ड भर कर आया करता था, एंड यहाँ से काली मिर्च जाया करती थी, है ना। स्पाइसेस के लिए देखो, मसालों के लिए हमारे दुनिया में के अंदर इंडिया बहुत फेमस रहा है ना। चलिए, और इतने टेस्टी खाने, इतने मतलब कि स्वादिष्ट खाना इंडिया में सबसे ज़्यादा बनता है, आपको पता होना चाहिए। उस समय की बात बता रहा हूँ। एंड मुजरिस पोर्ट बंदरगाह का नाम है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। ये चेर के शासन के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह हुआ करती थी साउथ इंडिया के अंदर, जहाँ से रोमन एम्पायर से ट्रेड हुआ करता था। साउथ इंडिया का मुर्जिस पोर्ट से ही रोमन एम्पायर तक पूरा ट्रेड हुआ करता था। अब दोस्तों बात करते हैं हम रिलीजन की। जब रिलीजन की बात करते हैं तो वर्शिप के रूप में इंद्र, विष्णु और शिव तरह जैसे ही भगवानों की पूजा करते थे साउथ इंडिया के अंदर, जो कि संगम लिटरेचर में बताया गया है। एंड यहाँ पे बुद्धिस्ट के और जैनिज्म के, यानी कि जैन्स के भी यहाँ पे कुछ एविडेंस मिलते हैं। इसलिए तमिल रीजन के अंदर बुद्धिस्ट और जैन्स भी काफ़ी स्प्रेड हुआ, लेकिन एज कम्पेयर टू इंद्र, विष्णु और शिव
कि थोड़ा कम हुआ, ठीक है। लेकिन ये इनके एविडेंस हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि संगम लिटरेचर के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से दोस्त बुद्धिज्म और जैनिज्म के भी एविडेंस मिलते हैं तमिल रीजन के अंदर, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर। लेकिन एक खास बात आपको ध्यान रखना है, जो साउथ इंडिया में जो पहाड़ों पे, जो हिल्स पे रहा करते थे लोग, वो भी पूजा करते थे जिसको मुरुगन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरुगन कहा जाता था। अब आप सोचोगे मुरुगन का मतलब क्या है? अगर आपने कार्तिकेय भगवान के बारे में सुना होगा, जिनको नॉर्थ इंडिया के बारे में अगर आप में बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो कार्तिकेय जी जिनको वॉर का गॉड माना जाता है, इनका युद्ध के देवता माना जाता है, इन्हीं का एक रूप था मुरुगन। इन्हीं की पूजा जो साउथ इंडिया के अंदर हिल्स पे रहते थे लोग, वो करते थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुरुगन क्या या मुरुगन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है संगम एज के अंदर जो पहाड़ों पे लोग रहते थे, वो लोग मुरुगन देवता की पूजा करते थे। और मुरुगन कार्तिकेय जिनको नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, उन्हीं को साउथ इंडिया के अंदर मुरुगन कहा जाता है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर कार्तिकेय जिनको वॉर गॉड यानी कि गॉड माना जाता है, वॉर का यानी कि युद्ध के देवता माना जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने आपको अभी टेक्निकल वर्ड्स बताए हैं इन तमिल रीजन के अंदर, उन्हीं पे क्वेश्चंस पुट अप होकर आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत परेशान करता है। बड़े बड़े क्वेश्चन 4 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी याद नहीं आते, कहीं से उठ कर आ जाते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ इसमें कवर किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो संगम लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो ये पोएम्स के रूप में हमें लव और इमोशंस को बताता है, साथ ही वॉर को भी बताता है, जो कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है चोल चेर पांडे के बीच में। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोशल इनइक्वलिटी, सोसाइटी में सती प्रथा का होना, ब्राह्मणों का थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग, उनके अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल राइट्स मिलना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ब्राह्मणों को जैसे कि नॉर्थ इंडिया में विशेषाधिकार था, स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, वैसे साउथ इंडिया में स्पेशल राइट्स नहीं मिले हुए थे। लेकिन ब्राह्मणों का काम कुछ इस तरीके का होता था जिससे समाज के सभी लोग उनको थोड़ा ज़्यादा ही दर्जा देते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो सोशल इनइक्वलिटी हमें मिलता है अमीर और गरीब को लेकर, साथ ही जो सती प्रथा का जो सती का सिस्टम चला था उसको लेकर। लेकिन विडोज के साथ जलने का सिस्टम, यानी कि उनके हस्बैंड के साथ जलने का सिस्टम साउथ के अंदर ऐसा उतना नहीं देखा गया जितना नॉर्थ इंडिया में देखा गया। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोस्पेरिटी बहुत बेहतर थी यहाँ पे। रोमन एम्पायर से काफ़ी गोल्ड सोना आता था और यहाँ से काली मिर्च जाती थी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या क्राफ्ट में हो, है ना, या आप दोस्तों साउथ इंडिया को जो मैंने अभी बताया आपको कि जो चेर है आपका बंजी, किस तरीके से दोस्त सेंटर हुआ करता था, है ना। एंड मुर्जिस जो कि एक बंदरगाह, एक पोर्ट के रूप में जाना जाता था, जहाँ से रोमन एम्पायर से ट्रेड हुआ करता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। और इस तरीके से जो संगम लिटरेचर है, या अगर हम बात बताएं तो 300 BC से लेकर 300 AD तक का जो हिस्ट्री है, ये हमें बताता है कौन? संगम लिटरेचर। तो दोस्तों संगम एज के बारे में आज का हमारी क्लास जो है वो फिनिश यानी ख़त्म होती है। आई होप आपको पूरी संगम एज समझ में आ चुका होगा। संगम है कवियों का, सभी पोइट्स के संगम ग्रुप्स को कहते हैं, जिन्होंने मिलकर एक बुक लिखी, एक ग्रंथ लिखी, है ना, ग्रंथ टेक्स्ट लिखी, जिसको ही संगम लिटरेचर कहा जाता है। और जब तक संगम लिटरेचर ने जितनी टाइम पीरियड तक उस सिस्टम के बारे में बताया है, उसी को संगम एज कहा जाता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ऐसा कोई डाउट अगर आप मेरे से छूट गया हो, मैंने कुछ बताया ना हो, तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ऐसे लाइक करना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर रोजाना आपको मिलती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अलविदा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।